हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत भाग 3 से। प्रीवियस लेक्चर में हमने पानी की कहानी यहाँ पर पाठ शुरू किया था और इसमें हम क्या देखते हैं कि एक छोटी सी बूंद, यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि एक ओस की बूंद बेल के एक बेर के पेड़ से जो है कि झाड़ी से उनके हाथ पर गिरता है और वो जो है लेखक से बातें करना चाहती है। तो इस ओस की बूंद यानी जो पानी की बूंद है वो अपनी कहानी यहाँ लेखक को क्या क्या बताती है। सबसे पहले तो उस ओस की बूंद ने क्या कहा कि मैं क्या हूँ, मैं, सुनो सुनो, इस प्रकार से जो है वो लेखक को कहती है। लेखक इधर उधर देखता है लेकिन लेखक को थोड़ी ही देर में महसूस होता है कि ये आवाज उनकी हथेली से ही आ रही है। वो क्या देखते हैं कि वो जो ओस की बूंद है वो टकरा करके दो बूंदों में जो है यहाँ बदल गई है। और अब जो है लेखक कहता है कि कहो कहो। अब इस पर जो है ये जो ओस की बूंद है वो लेखक से बातें करती है। वो बताती है बड़ी प्रसन्न होकर कि मैं ओस की बूंद हूँ, मैं पानी हूँ। ठीक है, लोग मुझे पानी कहते हैं। तो लेखक कहता है मुझे मालूम है, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तब लेखक कहता है झूठी, मैंने कहा और सोचा बेर के पेड़ से कोई पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ होगा। सुनो, मैं इस पेड़ के, तब जो है इस बूंद ने, इस पानी की बूंद ने अपनी कहानी बयां की। उसने बताया कि मैं इस पेड़ की जड़ में जो नीचे है, जो रेसे लगे हुए छोटे छोटे जो है जड़ों में वो रेसे हैं, वो जो रेसे हैं वो मुझे जो है इस धरती से, मिट्टी से खींच आई है। इस पानी की बूंद ने अपनी कहानी बताई लेखक को। क्या क्या बताई? उसने कहा वो जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, वो ऊपर जितना बड़ा है उतना ही ये नीचे भी है। पृथ्वी में लगभग जो है ये सब इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी बड़ी जो जड़ें हैं और उसमें छोटे छोटे जड़ें हैं। उन जड़ों के जो रोए हैं वे जो है बड़े निर्दयी हैं और मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। तो इस पर जो है लेखक ने इस ओस की बूंद यानी पानी की कहानी सुनी। उसने कहा कि हम जो है पृथ्वी के अंदर, मिट्टी में के अंदर जो है इधर से उधर जाते रहते, लेकिन ये पेड़ों की जो जड़ हैं वो क्या करते हैं, हमें अपनी तरफ सोख लेते हैं। और हमारे अंदर जो खनिज लवण होते हैं उन खनिज लवणों को ये जो है अपने आप में अवशोषित करते हैं, कुछ पानी को ये नष्ट करते हैं। लेकिन ये ओस की बूंद बताती है कि मैं बड़े मुश्किल से इन पत्तों के छिद्रों से मैं बाहर आई हूँ। तो क्या कहा यहाँ उसने कहा कि ये जो रोए हैं ये बड़े निर्दयी हैं। इसने मेरे असंख्य जल कणों, मेरे जो भाई बंधु हैं, जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं और कुछ को तो वो पेड़ एकदम से खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही हैं? कौन? पेड़। उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़ कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 30 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों में नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है और सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जो जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो मैं जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ में कूद पड़ी। ये ओस की बूंद बता रही लेखक को।
कुछ दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव हुआ। इस दुख और भावपूर्ण कहानी का ये लेखक बता रहे हैं कि जब इस ओस की बूंद ने अपनी कहानी बताई तो इसका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू न सकेगा। ये किसने कहा? लेखक ने। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। तो उसने भी कहा कि मुझे बस तभी तक मदद की जरूरत है जब तक सूर्य नहीं निकलता है। उसका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी और मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। तो अब लेखक ने कहा कि भाई मुझे अपनी कहानी सुनाओ, तुम कहाँ से आई हो, कैसे बनी हो, कैसे तुम्हारा जन्म हुआ है। अब ये पानी की बूंद बताती है लेखक को कि बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ओजोन यानी ऑक्सीजन नामक दो गैसें वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं। अब किसने कहा? ये लेखक ने पूछा। हैं उनके वंशज यानी उनके जो आगे की वंशज हैं और भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य से के धरातल पर नाचते रहते थे। तो वो अब कहानी बता रही है। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौधियाने लगी यानी कि जब कोई बहुत तेज रोशनी आपकी आंखों में पड़ती है तो आपकी आंखें एक प्रकार से बंद होने लग जाती हैं, जगमगाने सी लग जाती हैं। तो ऐसे ही हुआ। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात होता है कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर हो जाएगा। न वैसा न हुआ। वह पृथ्वी से सहस्त्र मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण जो आकर्षण शक्ति थी उसके कारण सूर्य का जो एक भाग है वो टूट कर उसके पीछे चला और सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में वो टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा है हमारी पृथ्वी। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था। ऐसा ये कौन कह रहा है? लेखक। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? तब लेखक ने क्या पूछा? ठीक है, जब पृथ्वी आग का गोला था, लेकिन तुम पानी कैसे आई? मुझे ठीक तो नहीं पता। हाँ, यह यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। इतना पता है कि धीरे धीरे जो हमारा ग्रह है पृथ्वी वो धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन में के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। यहाँ पर पानी ने बताया है कि पानी कैसे बनती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से हमारा पानी का निर्माण होता है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया। किसने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने। और मुझे उत्पन्न किया, पानी उत्पन्न हुआ। अब जब विज्ञान में आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक जो आपका केमिकल रिएक्शन जब आप उनका करेंगे तो आपको पानी मिलेगा H2O। ठीक है, तो आगे आप साइंस में भी ये चीजें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये ओस की बूंद बता रही है कि मेरा जन्म, मेरे पूर्वज कौन थे और कैसे मेरा जन्म हुआ। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया है। वह पहले से कई कोई 17वां भाग रह गया है। मैंने देखा चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। जहां तक दृष्टि जाती बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। तो अब इस पानी ने क्या कहा कि मेरे जो पूर्वज थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से मेरा निर्माण हुआ। मैं पहले भाप के रूप में पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वातावरण में घूमती थी। उसने कहा कि मैं पहले बहुत बड़ी थी लेकिन अब मेरा अस्तित्व कम हो गया है, मैं बहुत छोटा हो गया था।
अब कहती है कि मैंने देखा कि मैं चारों तरफ, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जब मुझे होश में आई तो मैंने क्या देखा, मैं बर्फ के रूप में, ठोस के रूप में थी, और मेरे चारों तरफ मेरे असंख्य जो बंधु हैं वो भी जो हैं ठोस रूप में थे। अब कहती है जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सौंदर्य बिखर पड़ता है। कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी से ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां। तो अब जो है लेखक ने पूछा, बड़े आनंद का, कितने दिनों तक? कई लाखों वर्ष तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 साल दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी, अब लेखक कहते हैं कि इतना दीर्घजीवी जो इतने सालों से जिंदा है, वो दीर्घजीवी से जो है वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना है। पानी ना तो खत्म होता है, ना इसी बात पर तो है। तो देखो, अब लेखक कहता है कि ये इतने सालों से जो है ये जी रहा मतलब पानी के लिए यहाँ पर कहा है। ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप बात करते समय जो है मुझे अपने आप को जो है बड़ा गर्व सा महसूस होने लग गया। उसने क्या कहा, करते जान अपने को मैंने धन्य माना, और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली थी। जब ओस की बूंद ने अपनी कहानी बताई तो अब जो है इसके प्रति मेरे मन में जो है एक प्रकार से श्रद्धा जो है जग चुकी थी, बढ़ चुकी थी। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे। अब जो है फिर से ओस की बोल बताती है, जब मैं ठोस रूप में आई यानी बर्फ रूप में आई और मेरे चारों तरफ मेरे असंख्य जो है भाई बहन या बंधु थे, तो हम जो है एक दिन शांति से बैठे हुए थे और हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? तो बर्फ क्या होती है, जब पिघलती है तो नीचे से पहले वो जो है उसका जो सरफेस, जिस भी सरफेस पर वो होता है, चाहे वो पृथ्वी के सरफेस पर है चाहे किसी बर्तन पर हो, तो नीचे से पहले वो तरल रूप में आ जाता है, तो वो सरकता है। तो यही कहानी यहाँ पर ये ओस की बूंद भी बता रही है कि जब हम जो है, हमें क्या महसूस हुआ, हम तो कहानियां सुन रहे थे, लेकिन हमें अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख की हवाइयां उड़ने लगी। सबके मीन जो भी उनके वहां पर भाई बंधु थे बर्फ के। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले जो भाई दब कर पानी हो गए हैं, उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। तो उनको क्या पता चला कि नीचे से जो बर्फ है वो पिघल गई है, दबाव पड़ने के कारण बर्फ जो है पिघल रही है। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती। अब जो है क्योंकि वो अब बर्फ के बाद वो क्या बन गए थे, पानी बन गए थे। पानी बनने के बाद वो समुद्र में चले गए। क्या कहा, समुद्र में हम इधर से उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से मेरी भेंट हुई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ की और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है, यानी वर्णन करने लायक है। अब समुद्र की बारी है। समुद्र में जाकर ये पानी क्या देखती है। मैं अभी तक समझती थी समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव यानी पानी का ही राज है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है, बहुत सारा उसमें नमक नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। शुरुआत में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भाया। जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो गया। एक दिन मेरे ही जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, अब भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए। तो यहाँ बहुत सारी चीजें जो हैं इस ओस की बूंद में देखा। जब वो समुद्र के अंदर गई और हाथों वाली मछलियां और देखी, और एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। तो अब यहाँ पर ये बता रही है कि इस पानी के अंदर भी जो है बहुत कुछ देखने को हमें मिलता है। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती है।
तो उसने क्या देखा वहां पर कि एक मछली तो ऐसी है जो मनुष्य से जो है कई गुना लंबी थी। इसके 8 हाथ थे। वह एक इन हाथों से ही अपने शिकार को जकड़ लेती थी। और मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर पर एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितने छोटे छोटे अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती तो पेट भर उनका भोजन करती। विचित्र है। तो ये सब सुना रही है लेखक को ये कहानी कि समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरे तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी हैं। तो इस समुद्र के अंदर भी वो क्या देखते हैं, वहां नाना प्रकार की गुफाएं हैं, घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं और इनके अंदर भी ऐसे जीव हैं जो बहुत ही अंधे और आलसी हैं। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ ही सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था। यानी कि सबने ये सहमति कि यहीं रहो, अब कहीं नहीं जाना है। परंतु हमसे कुछ उत्साही युवा भी थे। हम में कुछ उत्साही युवा, कुछ किसी ने तो कहा कि भाई यहीं रहो, यहीं रहना ठीक है। लेकिन होते ना, कहीं पर आप देखते हैं दल होते हैं, 2-4 लोग शांत स्वभाव के होते, कहते भाई अब तो हमारी बस की नहीं है, यहीं रहेंगे। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते कि नहीं नहीं, हमें और आगे जो है इसको काम को करना है। तो इसमें जो है कुछ उत्साही युवक भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी के भीतर आखिर क्या छिपा है। तो अब कहती है ये पाँच की बूंद कि हम में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जो है और भ्रमण करना और खोजबीन करने की सोची। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहाय था। हमारे जो अगवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजन और हड्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी। तो क्या कहते हैं, हम जा ही रहे थे, एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बहुत ऊंचा था। तो ये पानी पहले जो पानी के रूप में थे, अब ये जो है किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या हो गए हैं, विभाजित हो गए हैं। यानी कि जब उनका वाष्पीकरण होता है, जब उनको आप किसी गर्म जगह से हीट करते हैं तो वो पुनः ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में विभाजित हो जाता है।
इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए और कुछ बुद्धिमान साथियों के साथ वो एक ओर निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। अब हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आसमान में आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उससे धुआं, रेत, पिघली धातुएं, लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। अब लेखक ने कहा, हाँ मैं समझ गया तुम कैसे आई ऊपर और ज्वालामुखी में क्या होता है। पृथ्वी के अंदर से जो है कुछ लावा निकलता है, धुआं, रेत, पिघली हुई धातुएं, ये जो लपटे हैं, ये सारी चीजें निकलती हैं। तो अब लेखक समझ गया है कि मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। अब इसने बताया कि जब ये ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर निकले तो पुनः जो है यहाँ पर इनके जो है बहुत अच्छे दिन आए। अब कहती है, बहुत से भाप जल कणों से मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। तो अब क्या कह रही, बहुत दिन तक जो है हम वहां उस वायुमंडल में रहे, लेकिन फिर पुनः जब उस भाप में जो है जल कणों की मात्रा ज्यादा हो गई और फिर जो है ये भारी हो गए और ये वर्षा के रूप में जो है बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ी पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो कर एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता है। तो अब जो है इस पानी की बूंद ने क्या बताया, इसने बताया कि जब इसे ज्वालामुखी के द्वारा ऊपर फेंका गया, पुनः ये वर्षा के रूप में, पानी के रूप में, बूंद के रूप में पुनः नीचे गिरी। अपने साथियों के साथ कहती है, मैली कुचैली हो मैं एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता है। अब इसमें जो है, अब वो लेखक को आगे क्या क्या चीजें बताती हैं और कैसे वो लेखक के हाथ में आई, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर में यहाँ पर आपका ये पानी की कहानी है और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर, इसका सारांश भी पढ़ेंगे। तो ये ओस की बूंद कैसे पानी बनता है, कहाँ कहाँ ये जाता है, किस प्रकार से ये ऊपर धरती के नीचे समुद्र में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से हमें, ये विज्ञान में भी हम पढ़ते हैं लेकिन एक कहानी के माध्यम से जो है इसे हम और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं और आपको भी इसे सुन के मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि ये लेखक के हाथ में ओस बनकर किस प्रकार से आई, क्योंकि ये जो है पृथ्वी के नीचे गई, समुद्र में गई, बर्फ बनी। इसने अपनी कहानी बयां की कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से, उसके रासायनिक क्रिया से बनी है और पुनः वो जब भाप रूप में आती है तो पुनः वो विभाजित हो जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पानी जो है बयां कर रही है। इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य भी पता चल रहते हैं, साथ में पानी कहाँ कहाँ किस किस रूप में पानी का जो है किस किस अवस्था में है, ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।